नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर रितु वर्मा। वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा टॉपिक। तो उसमें फर्स्ट आता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। दैट मीन्स a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। मतलब नॉन होमोजीनियस का मतलब है आपके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, वो सम में होंगे और उन वेरिएबल का कुछ कांस्टेंट होगा लाइक a1 b1 c1 और इक्विवेलेंट में आपको कुछ नंबर्स गिवन होंगे। नॉन होमोजीनियस का मतलब ही यही है कि अगर आपके इक्विवेलेंट में कुछ नंबर होते हैं तो वो इक्वेशन हमारी नॉन होमोजीनियस हो जाती है, और अगर यहाँ जीरो हो जाता है तो वो होमोजीनियस होगा। वो हम आगे थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस के लिए हमें देखना है कि अगर इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में है और उसके इक्विवेलेंट हम जीरो नहीं होकर के कुछ वैल्यूज अवेलेबल होना चाहिए, तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो होता है ax इज इक्वल्स टू बी, वेयर a इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उसका मैट्रिक्स हो जाएगा कांस्टेंट का। तो ये हो गया a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, a3 b3 c3, a3 b3 c3। ठीक है, और x जो होगा, x हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे एक्स वाई जी। अगर मान लो और है 4 वेरिएबल से 5 वेरिएबल से, वो इसमें नीचे पुट हो जाएंगे। इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू जो हमारे इक्वलेंट के इस साइड जो मैट्रिक्स बनेगा वो, तो d1 d2 d3, ये 3/1 का मैट्रिक्स हो गया है। तो जो भी हमें इक्वेशंस गिवन होती है उसको हम ax प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम ये जो इक्वेशंस हैं इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स a और b मैट्रिक्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हो जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और यहीं से हम रैंक निकालते हैं इस मैट्रिक्स की और उस रैंक से हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने a और b से निकाल लिया, a b c, और ये d1 d2 d3। तो जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकलता है हम इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे, और जो भी रैंक आती है फिर उस पर डिपेंड करती हुई 3 कंडीशन बनती है कि आपका जो इक्वेशंस गिवन है उसका क्या सॉल्यूशन है। फर्स्ट कंडीशन आती है कि मान लीजिए आपकी रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इज इक्वल्स टू आ रहा रैंक ऑफ ए, सिर्फ इतना ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक आ रहा है वो इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो हमारी जो इक्वेशन गिवन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड है कि अगर हमारा जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल नहीं आती है, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए आ रही है, तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन होंगी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। थर्ड इज अगर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए है लेकिन वो आर आ रही है और वो लेस देन एन है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ रही है, तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा विद एन माइनस आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमें याद रखना है सो दैट कि जो भी हमें इक्वेशंस गिवन होगी तो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम गिवन है वो उस इक्वेशंस का, सिस्टम में जो इक्वेशंस गिवन है उनका क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें ये गिवन है तीनों सॉल्यूशन हमें बताना है। ठीक है, तीनों सॉल्यूशन के लिए ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमसे ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑगमेंटेड फॉर्म बना लेते हैं। ऑगमेंटेड फॉर्म क्या बोलता है, ए बी। ठीक है, ए बी मतलब जो सारे वेरिएबल्स हैं उनके कांस्टेंट्स और साथ में इक्विवेलेंट के सेट जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू। तो फर्स्ट आ जाएगा 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 3 5 9, 1 3 5 9, 2 5 8 b, 2 5 8 b। ओके, अब ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब हमें इसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंस हमें रैंक फाइंड आउट करना है, तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को
एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो जो एशलॉन फॉर्म होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्या होता है और हम मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर वो आपको वो डिटेल में समझना है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो एशलॉन फॉर्म क्या बोलता है? एशलॉन फॉर्म बोलता है कि हमें जितने भी, अगर मान लीजिए किसी रो में सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो सबसे नीचे जाना चाहिए, बॉटम में जाना चाहिए। उसके बाद जो भी नॉन जीरो रो बचती है उसमें फर्स्ट रो से नेक्स्ट रो तक जो जीरो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो में ये जीरो हो गया, फिर नेक्स्ट रो में ये दोनों एलिमेंट जीरो हो गए, फिर नेक्स्ट रो में ये तीनों एलिमेंट जीरो हो गए। इस तरीके से हमें एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए? एशलॉन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें ये जो 1 है इसे 0 बनाना है, ये जो 2 है इसे 0 बनाना है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, R2 माइनस ऑफ R1 एंड R3 में ट्रांसफॉर्मेशन कर दें R3 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1। तो R3 अगर 2 है तो अगर हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आइए इसको कर लेते हैं हम। तो ये मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 2 3 6। सेकेंड रो में हमें क्या करना है? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3। थर्ड रो में हमें करना है R3 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R2, तो ये हो जाएगा 0 1 A माइनस ऑफ 6 B माइनस ऑफ 12। ठीक है। नाउ अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो जीरो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब अगर सेकेंड रो में जीरो एक है तो थर्ड रो में जीरो दो होना चाहिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जीरो आना चाहिए इशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जीरो आ रहा है, सिंपल हम थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस ऑफ R2। ठीक है। तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1 2 3 6 तो एज इट इज था। सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगी 0 1 2 3। नेक्स्ट रो हो जाएगी 0 0 A माइनस ऑफ 8 B माइनस ऑफ 15। तो ये हो जाएगा 0 0 A माइनस ऑफ 8 B माइनस ऑफ 15। ये हमारा एशलॉन फॉर्म बन गया मैट्रिक्स का। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जीरो हमारे इंक्रीजिंग हो रहे हैं, एशलॉन फॉर्म कन्वर्ट हो गया, तो हम यहाँ से रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि रैंक पे डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यू। ठीक है। तो हमसे फर्स्ट क्या कहा गया है? फर्स्ट हमसे कहा गया है कि हमें बताना है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमसे कहा गया है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? नो सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होना चाहिए। मतलब रैंक ऑफ ए बी मतलब ये पूरी रैंक और ये पूरा रैंक ए वाला इस वाले मैट्रिक्स का सेम नहीं होना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम a इज इक्वल्स टू 8 कर दें, a इज इक्वल्स टू 8 कर दे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ a कितना आ जाएगा? 2। और रैंक ऑफ ए बी कितना आएगा? 3। तो हमारी रैंक डिफरेंट हो जाएगी। तो ये नो सॉल्यूशन होगा इफ a इज इक्वल्स टू 8 एंड b नॉट इज इक्वल्स टू 15। मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों a और b की वैल्यू होती है तो हमारा जो सिस्टम है इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी? यूनिक सॉल्यूशन चाहिए मतलब रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए इक्विवेलेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका रैंक भी 3 आना चाहिए और इस मैट्रिक्स का भी ए बी जो मैट्रिक्स है इसका भी रैंक 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए इसका मतलब ये कि ये 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है। इसका मतलब ये ए होगा इफ ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू 8। ठीक है। तो ये 0 नहीं हो जाएगा और अगर ये 0 नहीं हुआ तो b की वैल्यू हम कुछ भी रख दें। अगर ये 0 भी आ जाती है तो भी हमारा ए बी मैट्रिक्स है उसका जो रैंक आएगा वो 3 ही निकल के आएगा। तो a इज इक्वल टू 8 एंड b
कैन बी एनी वैल्यू। ओके, नाउ थर्ड हमसे कहा गया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारा रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, एक्स वाई जी। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों का जो रैंक आना चाहिए वो 3 से कम आना चाहिए। ठीक है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी वो 3 से कम आना चाहिए। 3 हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब 2 हो सकता है। तो ये कैसे होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इफ a इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू 15। ये दोनों अगर 0 हो जाते हैं तो a इज इक्वल्स टू 8 एंड b इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, नाउ अब इसमें हम बोल रहे हैं कि जो इनफाइनाइट की कंडीशंस थी उसमें हमने कहा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इन n माइनस आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। n माइनस आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब n तो हमारा हो गया 3, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 और रैंक कितना निकल के आ रहा है? 2। तो रैंक निकल के आएगा, r लिख लेते हैं हम, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा। r निकल के आ रहा है 2, तो n माइनस ऑफ r कितना हुआ? 3 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 वेरिएबल के साथ। 1 वेरिएबल होगा तो लेट सपोज हम देख लेते हैं कि z को हम मान लेते हैं z इज इक्वल्स टू k, कुछ वेरिएबल है, कोई नंबर है ये। ठीक है, z हमने क्यों लिया है? क्योंकि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जो इक्वेशन हमें गिवन है उससे हम मैट्रिक्स फॉर्म भी बना सकते हैं, और जो मैट्रिक्स फॉर्म है उससे हम अगेन इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन आ रही है सेकंड रो वाली, इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, जैसे हमने इस इक्वेशन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था वैसे इक्वेशन से मैट्रिक्स में हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो y इज इक्वल्स टू 2z प्लस 3। सिमिलरली आप इस वाले इक्वेशन को भी लिख सकते हो, ये जो इक्वेशन है इसको भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 6। तो ये तो दो इक्वेशन हो गई। अब हमें इनकी वैल्यू, अगर मान लीजिए एक्स वाई जी की वैल्यू पता करना है, तो लेट सपोज हम अगर जी की वैल्यू के रख देते हैं, तो ये जी की वैल्यू हम यहाँ रख के वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये जी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखी है, तो यहाँ से y आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू y प्लस ट्वाइस ऑफ k इज इक्वल्स टू 3, एंड यहाँ से y की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 2k। ठीक है, अब हमारे पास z की वैल्यू है, y की वैल्यू है, वो दोनों हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस ट्वाइस ऑफ y है 3 माइनस ऑफ 2k प्लस 3z इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से आप जब सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी k। ठीक है, तो हमारे पास हम x y z तीनों की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट था मतलब k की जितनी भी वैल्यू होगी, और k की पर्टिकुलर कोई वैल्यू तो होना नहीं कि एक कांस्टेंट टाइप में निकल के आ रहा है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली y और x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और ये इस क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर होगा। ठीक है, now next question is for what value of k the system of equation इतना are consist। ठीक है, having at least one solution, मतलब इसका मतलब हुआ इसका at least one solution होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, अगर हमें क्वेश्चन गिवन है तो हम उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हुआ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 k 2 1 4 k 4 1 10 k स्क्वायर 4 1 10 k स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल ये 0 करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, r2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ r1। तो ये r2 का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये हुआ r2 इज इक्वल्स टू r2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ
R1। सिमिलरली R3 के लिए हम करेंगे R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस ऑफ 4 ऑफ R1। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 1, ये हो जाएगा 0 -1 2 k माइनस ऑफ 2। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट रो आ जाएगी, थर्ड रो आ जाएगी 0 माइनस ऑफ 3 6 और k स्क्वायर माइनस ऑफ 4। ठीक, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। और नेक्स्ट हमें क्या है चाहिए, हमें ये वाला एलिमेंट भी 0 चाहिए, क्योंकि 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब सेकंड रो का थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट भी हमें 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, R3 में करेंगे R3 माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ R2। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे तो हमारा ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, सो दैट हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 1। नाउ ये हो जाएगा, ये भी सेकंड रो भी एज इट इज 0 -1 2 k -2 0 -1 k 2 0 -1 2 k माइनस ऑफ 2। नाउ थर्ड रो आ जाएगी 0 0 0 k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k +2। तो ये हो जाएगा 0 0 0 k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k +2। ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब हमसे कहा गया है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों का जो रैंक है वो बराबर होना चाहिए, मतलब रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें ये वैल्यू को 0 लाना होगा, सो दैट कि हमें k की वैल्यू पता चल सके। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k +2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप k की वैल्यू पता कर सकते हो, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस इज बाय सॉल्विंग द सिस्टम इतना द वैल्यू ऑफ x इज। हमें ये सॉल्व करते हुए x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हमें x की पता करना है, तो हम x y z तीनों की ही वैल्यूज पता कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हो जाएगा a b 1 2 -1 3 1 2 -1 3 3 -1 2 1 3 -1 2 1 2 -2 3 2 2 -2 3 2 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1। ठीक है, नाउ ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसे इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 करना है नीचे में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा R2 माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ R1 R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1 और R4 इज इक्वल्स टू R4 माइनस ऑफ R1। ठीक है, तो जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 -1 3। सेकेंड रो ये हो जाएगा 0 -7 3 माइनस ऑफ 8। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 6 5 माइनस ऑफ 4। फिर ये होगा 0 माइनस ऑफ 3 2 एंड माइनस ऑफ 4। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ये एलिमेंट को भी 0 करना है, -6 वाले को भी 0 करना है। तो हम क्या करेंगे,
R3 इज इक्वल्स टू 7 ऑफ R3 माइनस ऑफ 6 ऑफ R2। ठीक है, सिमिलरली R4 में हम करेंगे 7 ऑफ R4 माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ R2। तो 2 रो तो हमारी एज इट इज हो जाएगी। फर्स्ट थी 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3। सेकेंड रो भी एज इट इज 0 माइनस 7 3 माइनस 8, 0 माइनस 7 0 माइनस 7 5 माइनस 8। ठीक है, नाउ हाँ अब हमें इसे चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 0 0 5 20। ओके, नाउ नेक्स्ट रो, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 माइनस 1 माइनस ऑफ 4। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना है क्योंकि इंक्रीजिंग में जाना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा R4 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ R4 प्लस R3। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 माइनस 1 3 0 माइनस 7 5 माइनस ऑफ 8 0 0 5 20 0 0 0 0। ठीक, तो यहाँ से हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। हमें कहा गया है कि सॉल्यूशन को वैल्यू अगर x की निकालना है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ये 3 आ रहा है क्योंकि ये तो लास्ट रो तो पूरा 0 हो गया। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। तो इक्वेशन फॉर्म में आप इसे जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5z इज इक्वल्स टू 20। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7 बाय प्लस 5z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8। और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y माइनस ऑफ z इज इक्वल्स टू 3। तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को पुट ऑन करके आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जब हम ये जो इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मे भी इसमें पॉसिबल है कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसमें कुछ मिस्टेक हो। ठीक है, अभी गलती से मैंने कुछ और लिख दिया होगा और कुछ और आ रहा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, आप प्रोसीजर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जो प्रोसीजर है हमें वो फॉलो ऑन करना है। ओके, तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। नाउ इसी पे बेस्ड कुछ मतलब एक पॉइंट है कि जैसे अगर हमारे पास फॉर द सिस्टम ए m क्रॉस n है और x है वो n क्रॉस 1 का है, जो b है वो m क्रॉस 1 का है। तो अगर उस टाइप का जो सिस्टम होता है तो उसमें अगर m ग्रेटर देन n है, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा है, तो उसमें तीनों केस पॉसिबल है। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। लेकिन अगर इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन ये आएगा। ठीक, तो ये तो हुए कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नाउ अब हम देखते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सेम ही है, उसमें कुछ नहीं है, नया नहीं है, बस इक्विवेलेंट के साइड हमारे जो पहले वैल्यूज कुछ कांस्टेंट आती थी, नाउ अब वो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। सेम इसमें भी हम ax इज इक्वल्स टू बी का मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन बी की जगह पे यहाँ तो 0 है तो वो सिंपल 0 हो जाएगा, ax इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम रैंक निकालते हैं तो रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन भी कई बार एग्जाम्स में ये टर्म यूज किया जाता है। और अगर रैंक ऑफ ए जो आ रही है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ रही है तो ये हो जाएगी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको। वहां पे n माइनस आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सेम है, बस आपको b की जगह 0 करना है एंड देन वो प्रोसीजर लेकर के
चलना है। तो आइए अब हम इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे कहा गया है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन ए की वैल्यू हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना है। तो मैट्रिक्स हो गया 1 1 1, उसके बाद हुआ a+1, सॉरी यहाँ a तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये हो गया 0 a+1, फिर a+1, फिर 0 0 a² माइनस ऑफ 1। नाउ अब हमसे कहा है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस ऑफ r इज इक्वल्स टू 2, वेयर n इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 3 वेरिएबल है हमारे पास, तो ये 3 हो गया। और r कितना होना चाहिए सो दैट कि हमारा 2 आ जाए, तो r यहाँ पर आना चाहिए 1, सो दैट हमारा इक्विवेलेंट 2 आ जाए। इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो मैट्रिक्स आना चाहिए 1, और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आएगी 1 अगर ये नीचे दोनों रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। तो अगर दोनों रो के सारे एलिमेंट 0 करना है तो हमें क्या लेना है, इफ a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 किया तो ये 0, -1 किया है तो ये 0, -1 किया तो ये a² हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू -1 हम कर देते हैं, तो रैंक ऑफ a जो आएगी वो 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे -1 जो है वो आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इफ ये दिया हुआ है हमें। अच्छा, तो इसमें एक चीज और कि अगर जैसे हमें ट्राइवल और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन गिवन होता है ना, तो इसमें अगर हमारे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा मॉड ऑफ ए वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स वो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और अगर ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा, दैट इज ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको ये बता दिया है। तो हमसे ये कहा गया है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है और हमको अब ये कंडीशन बताना है। ओके, तो हम सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू A1 B1 A2 B2। ठीक है, और हमसे कहा गया है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हमें चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ A शुड बी लेस देन 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, दैट मीन्स जो मॉड ऑफ ए है वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, A1 B2 माइनस ऑफ A2 B1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ जाएगा A1 B2 इज इक्वल्स टू A2 B1। तो ये आ गया A1 B2 इज इक्वल्स टू A2 B1, सी इसका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।